क्या भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो सकता है? इसकी कोई संभावना आपको नजर आती है? बिल्कुल, युद्ध हो सकता है और मैं इसके बारे में लिख भी चुका हूँ। शाहीन है, घोरी है, गजनवी है, ये सारे जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं ये हमने भारत के लिए ही तैयार कर रखे हैं। न्यूक्लियर हमले जैसी भी कोई चीज़ हो सकती है इस बीच में? अगर इन्होंने एक दूसरे के साथ न्यूक्लियर वॉर फाइट की, 5 से 13 करोड़ लोग मरेंगे। अच्छा, ऐसी न्यूक्लियर वॉर में, हाँ, जिसमें सिर्फ पाकिस्तान 150 और हम 100 के करीब न्यूक्लियर वेपन यूज़ करते हैं। और 30% सनलाइट कम हो जाएगी, रोशनी सूरज की, क्योंकि इतना धूल उड़ेगी और धुआं उड़ेगा दुनिया में, और ये पूरी दुनिया में फैलेगा, तो पूरी दुनिया में 30% कम हो जाएगी रोशनी, 5% टेम्परेचर गिर जाएगा। क्या वर्ल्ड वॉर जैसा भी कुछ देखने को मिल सकता है? हमें वर्ल्ड वॉर की इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए अगर न्यूक्लियर वॉर हो जाए, वो वर्ल्ड वॉर से कहीं ज़्यादा तबाहकुन होगी, उससे तबाही बहुत ज़्यादा है। बल्कि यूक्रेन में तो कुछ तबाही नहीं हुई और फ़लस्तीन में कुछ तबाही नहीं, जो हमारी तबाही होगी। हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है मुकुल सिंह चौहान और आप देख रहे हैं जस्ट ब्रेकिंग डाउन पॉडकास्ट। आज हम बात करेंगे पहलगाम हमले के ऊपर, जो अभी आतंकी हमला हुआ कश्मीर में, जिसमें कि हमारे देश के 26 लोगों की मौत हुई। ये बहुत ही ज़्यादा कायराना और बेहद ही दर्दनाक हमला था, जिसके बाद तमाम सारी चीज़ें हो रही हैं। अभी LOC पर भी तनाव का माहौल है, भारत और पाकिस्तान के बीच में रिश्तों में भी तल्खियाँ आ रही हैं, दोनों तरफ से बयानबाजी हो रही है, सीज़ फायर का उल्लंघन हो रहा है, ये सब तमाम चीज़ें चल रही हैं। आशंका ऐसी ही बताई जा रही है कि युद्ध हो सकता है, क्या न्यूक्लियर वॉर हो सकती है, क्या दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर में जा सकती है। बट इन सारी बातों के बीच में जब इमोशंस हावी हैं, गुस्सा हावी है, तो क्या वास्तविक स्थिति है? अगर तार्किक तरह से समझा जाए, रेशनैलिटी से समझा जाए और फैक्चुअली हम समझें, तो क्या आज हम इस स्थिति में हैं कि युद्ध जैसी किसी चीज़ में जाया जा सके? इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए आज हम मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं एक बेहद ख़ास मेहमान, जिन्हें आप पहले भी देख चुके हैं, प्रोफेसर मोहसिन रज़ा खान। मोहसिन साहब जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल स्कूल अफेयर्स में बतौर प्रोफेसर काम करते हैं और इंटरनेशनल मामलों के जानकार भी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और शुक्रिया। हम इस पूरे मुद्दे पर आपसे बात करना चाहेंगे ताकि हम अपने व्यूअर्स को एक ऐसा पर्सपेक्टिव दे पाएँ जिसमें कि हमारे पास उन सारी बातों को कहने के लिए आधार हों, और हम एक आधारहीन बात नहीं करना चाहते हैं, हम फैक्चुअली कुछ डेटा पॉइंट्स के साथ बात करना पसंद करेंगे। जब हम ये बातचीत कर रहे हैं तो आज रात को 1:30 बजे, आज की ही, पाकिस्तान के सूचना मंत्री हैं तरार, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की आनन फानन में, और उसमें उन्होंने कहा कि भारत अगले 24 से 36 घंटों में हमारे ऊपर हमला करने वाला है। भारत में भी लगातार बैठकें जारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना प्रमुखों के साथ बैठक की है, CDS के साथ बैठक की है, और उसमें उन्होंने कहा है कि आपको हम स्वतंत्र करते हैं, आप जैसे जब चाहें एक्शन ले सकते हैं। इन तमाम सारी चीज़ों के बीच में जो सबसे बड़ी आशंका जताई जा रही है वो ये है कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो सकता है? इसकी कोई संभावना आपको नज़र आती है? बिल्कुल, युद्ध हो सकता है और मैं इसके बारे में लिख भी चुका हूँ और कई जगह बोल भी चुका हूँ कि देखिए, वो आपने कहानी सुनी होगी कि एक बच्चा जो चिल्लाता था भेड़िया भेड़िया जी, और एक बार भेड़िया आ जाता है। हमारे और पाकिस्तान के बीच में 1980 से 7 बार, ये 7वां क्राइसिस है जब से हम न्यूक्लियर पावर बने दोनों। हम दोनों ऑफिशियल न्यूक्लियर पावर बन गए थे तकरीबन 80s में, कोई कहता है 85, कोई कहता है 87। बहरहाल जो पहला क्राइसिस था वो जनरल सुंदर जी के अंडर था, जो ब्रास टैक्स एक्सरसाइज हुई पाकिस्तान के बॉर्डर के पास। उसके बाद से 5 और हुई और ये 7वीं है। हर बार दोनों कंट्री नज़दीक आए जंग के, और ऐसा लगा कि या तो कन्वेंशनल जंग तो हो ही जाएगी, जो किसी भी वक्त न्यूक्लियर बन सकती है। इसको हम एस्केलेटरी लैडर कहते हैं। इसकी आशंका इसलिए ज़्यादा होती जा रही है कि देखिए, 2 चीज़ें हुई हैं। पहली बात तो न्यूक्लियर फायर ब्रेक छोटा होता गया है। अभी न्यूक्लियर फायर ब्रेक क्या है? जंगल में फायर ब्रेक होता है कि कुछ एरिया क्लियर कर दिया जाता है ताकि आग जो है वो कूद ना सके एक हिस्से से दूसरे हिस्से में, जंप ना कर सके, फैल ना सके, तो जंगल का कुछ पट्टी साफ कर दी जाती है। इसी तरह से एक दुनिया में एक न्यूक्लियर फायर ब्रेक है।
न्यूक्लियर वेपन सिर्फ 2 बार इस्तेमाल किए गए कुछ दिनों के फासले से। अमेरिका ने किए थे जापान के ऊपर। उसके बाद से ना अमेरिका ने इसको सही समझा ना किसी और मुल्क ने कि इन हथियारों को इस्तेमाल किया जाए। ये इतने खौफनाक हैं ये हथियार। हालांकि जो हिरोशिमा नागासाकी पे किए गए थे वो तकरीबन छोटे 15 से 20 किलो टन के वेपन थे। अब तो 45-50, और हिंदुस्तान पाकिस्तान क्लेम करते हैं कि उनके पास 200 किलो टन तक के, यानी कि हिरोशिमा नागासाकी से 10-15 गुना ज़्यादा तक के हथियार हैं। तो ये कम क्यों होता जा रहा है कि हिंदुस्तान ने देखा कि उसकी फ़ौज तो है बहुत बड़ी। ये थोड़ा विस्तृत आंसर है, मैं आपको समझाऊंगा। इंडिया के पास 4 स्ट्राइक कोर्स हैं। ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक है, मैं कोई आपको खास पता नहीं रहा, गूगल करेंगे तो आपको ही पता चल जाएगा। एक माउंटेन स्ट्राइक कोर है जो हमारे ईस्टर्न फ्रंट पे, क्योंकि हमें कुछ फौज चाइना के लिए रखनी पड़ती है। 2 हैं, एक अंबाला पे और एक भोपाल में स्ट्राइक कोर, और एक मेरठ पे होती थी जो अब मूव कर दी है लद्दाख में चाइना को फेस करने के लिए। हमें वक्त लगता है इस स्ट्राइक कोर को मूव करने में बॉर्डर तलक। ये हमें पता चला ऑपरेशन पराक्रम के दौरान 2001 में कि हमारी इतनी बड़ी फ़ौज होने के बावजूद एक तो पाकिस्तान वेस्टर्न फ्रंट पे, यानी हमारे बॉर्डर पे, पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर पे पाकिस्तान तकरीबन हमारी बराबरी कर पाता है। हमसे कम है पर थोड़ी बहुत बराबरी कर पाता है, क्योंकि हमारी काफ़ी फ़ौज चाइना बॉर्डर पे लगी रहती है। इसको कहते हैं ट्रंकेटेड एसिमेट्री। टीवी पॉल एक हिंदुस्तानी मूल के ही प्रोफेसर हैं जो कनाडा में पढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में एक ट्रंकेटेड एसिमेट्री है। एसिमेट्री क्यों? क्योंकि पाकिस्तान हिंदुस्तान से कमज़ोर है, पर ट्रंकेटेड यानी कटी हुई। तो कटी हुई एसिमेट्री यानी कि वहाँ पे पाकिस्तान इतनी फ़ौजें डिप्लॉय कर सकता है। तकरीबन 6.5 लाख पाकिस्तान की फ़ौज है, 12-12.5 लाख हमारी फ़ौज है। पर जितने आदमी वो वहाँ पे डिप्लॉय करता है 5-5.5, हम उससे थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं, 6-6.5-7, तो तकरीबन बराबरी की लड़ाई है। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमने उतनी बड़ी, जब ऑपरेशन पराक्रम में वहाँ फ़ौज डिप्लॉय की, उस फ़ौज को डिप्लॉय करने में टाइम लगा। पाकिस्तान को भी वक्त मिल गया अपने डिफेंसिव कोर्स लगाने का आसपास। पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो बॉर्डर के पास है, और हम 10 महीने तक लगे रहे, प्रेशर बनाते रहे। लोग कहते हैं कि हम नाकामयाब थे क्योंकि हमारे कई सौ आदमी मारे गए माइंस में और डोमेस्टिक ऑपरेशन में ही, यानी कि एक्सप्लोजन्स में। पर ये बात सही नहीं है। पाकिस्तान के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ा, आर्थिक बहुत प्रेशर पड़ा, पाकिस्तान को नुकसान हुआ, और हिंदुस्तान को भी खैर नुकसान हुआ। हमारे भी मार्केट्स पे प्रेशर पड़ा क्योंकि उसका खर्चा बहुत था, इतनी बड़ी फ़ौज की मोबिलाइजेशन। पाकिस्तान हमसे ज़्यादा कमज़ोर है, ज़्यादा करीब है, तो उस पर ज़्यादा प्रेशर पड़ा। पर हमने इस नतीजे पे पहुँचे कि भाई अगर पनिश करना है तो हमें कुछ जल्दी रिएक्शन टाइम की ब्रिगेड्स चाहिए होंगी। तो हमने 6-7 ऐसी ब्रिगेड्स की कि जो जल्दी से पाकिस्तान में हमला कर दें। इसको हमने नाम दिया कोल्ड स्टार्ट का ऑपरेशन, यानी कि 6-7 ब्रिगेड्स होंगी जो 30 से 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर अंदर जाके ज़मीन होल्ड करेंगी और एक तरह से पनिश करेंगी पाकिस्तान को। पर पाकिस्तान ने उसके बदले में क्या किया है कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए, यानी कि छोटे 1 किलो टन और सब 1 किलो टन और उसके आसपास के, कि भाई तुम अंदर घुसोगे तो हम तुम्हारी फ़ौज पे ये अपनी टेरिटरी में एक्सप्लोड करेंगे छोटे वेपन, जिसको वो मान नहीं रहा कि ये न्यूक्लियर वॉर होगी। अच्छा। पर इंडिया ने उसके बदले में कहा कि नहीं, इसको हम न्यूक्लियर वॉर ही समझेंगे, हम इसके बाद स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ करेंगे तुम्हारे शहरों पे फला। तो फिर पाकिस्तान भी यूज़ करेगा वापसी में स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन। तो इस तरह से न्यूक्लियर फायर ब्रेक छोटा होता गया। न्यूक्लियर फायर ब्रेक ये है कि कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉर के बीच में एक फासला होना चाहिए, वो फासला कम होता गया। क्योंकि अब अगर आप टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूज़ कर रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं कि एक तरह से ये न्यूक्लियर वेपन ही नहीं है, आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया कह रहा है नहीं, ये न्यूक्लियर वेपन है और इसके बदले में पूरा न्यूक्लियर अटैक करेंगे। तो इस तरह से हम किसी भी कन्वेंशनल वॉर में एक एस्केलेटरी लैडर पे चढ़ते जा रहे हैं। यू सी, दूसरी वजह इसकी ये है कि वॉर हो सकती है कि इंडिया ने 2016 में क्रॉस बॉर्डर रेड किया। वो रेड दिखाया गया तो बहुत बड़ी चीज़ थी, पर उतनी बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल पनाग जो नॉर्दर्न आर्मी कमांडर थे और जो प्रिंट में जो जर्नलिस्ट हैं प्रवीण सामी, वो कह रहे हैं कि देखिए 1.5 किलोमीटर अंदर गई थी फ़ौज, तो इतनी बड़ी बात नहीं थी। पहले भी हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी फ़ौज एक दूसरे की रेडिंग करती थी, पर ये अनाउंस नहीं होता था, बल्कि एक दूसरे के सर काट के भी ले जाते थे। मतलब ये अच्छी बात नहीं है, पर ये बताया नहीं जाता था। तो पर 2019 में ये हुआ कि पहली बार हवाई अटैक हुआ, जो एक तरह का एस्केलेशन है। उस अटैक ने अपनी टारगेट्स हिट नहीं किए, जो हमें पता चल रहा है, प्रवीण स्वामी बता रहे हैं, और ऑस्ट्रेलियन सैटेलाइट एजेंसीज भी हैं जिन्होंने स्टडी किया है। पर इंटेंट तो थी, इरादा तो था
मारने का। तो उसके बाद फिर हवाई उन्होंने भी बदला किया, पाकिस्तान ने भी किया, एक हमारा प्लेन गिरा, और चीज़ें हो सकती थी, वो एस्केलेशन लैडर पे हम चढ़ सकते थे। तो इस तरह से अब हमने एक और जो बैरियर था वो पार कर लिया है, एक और जो रुकावट थी वो पार कर ली है। तो बिल्कुल जंग हो सकती है, और दोनों की बहुत बड़ी बड़ी फ़ौजें हैं, और बहुत जल्दी से ये जंग एस्केलेट हो सकती है। उसके लिए कुछ तोड़ हैं, मैं बताऊंगा आगे। अच्छा, जब आप न्यूक्लियर वॉर की बात कर रहे हैं तो अभी अभी एक बयान आया पाकिस्तान के रेल मंत्री हैं हनीफ अब्बासी, उन्होंने बोला कि ये जो हमारे न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जो गजनवी है, और भी उन्होंने नाम लिए, शाहीन है, घोरी है, गजनवी है, ये सारे जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं ये हमने भारत के लिए ही तैयार कर रखे हैं। भारत भी न्यूक्लियर पावर से लैस है। तो क्या अगर, और न्यूक्लियर हमले का तो हमने देख रखा है कि किस तरीके से पूरी दुनिया ने देख रखा है कि कैसी तबाही हुई उसके बाद में। तो क्या ये सिर्फ एक गीदड़ भपकी है, या फिर इसकी भी आपको कोई संभावना लगती है कि न्यूक्लियर हमले जैसी भी कोई चीज़ हो सकती है इस बीच में? बात न्यूक्लियर तक पहुंच सकती है। कई इसके वॉर गेमिंग हुई है कई दफ़ा, अमेरिका में भी और जगहों पे भी, और कई गेम्स में न्यूक्लियर वेपन्स तक इस्तेमाल हुए हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में। अब मैं आपको ये बताऊं कि न्यूक्लियर वेपन के ऊपर एक रिसर्च हुई जो बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट ने की। कई साइंटिस्ट थे उसमें, रटगर्स यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे वो रिपोर्ट भी आप पढ़ सकते हैं, कोई भी जाए। उस रिपोर्ट में लिखा है कि अगर इन्होंने एक दूसरे के साथ न्यूक्लियर वॉर फाइट की, और उसमें लिखा हुआ है कि किस तरह से ये सिनारियो बन सकता है, तो तकरीबन पाकिस्तान और हिंदुस्तान के पास 150-200 न्यूक्लियर वेपन है। 150-200 के बीच में, कोई कहता है 150, कोई कहता है 200। हिंदुस्तान इस जंग में 100 के करीब और पाकिस्तान 150 के करीब यूज़ कर लेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास और कोई है नहीं। इंडिया के पास कुछ रोकना पड़ेगा चाइना के लिए न्यूक्लियर वेपन। वो कह रहे हैं कि अगर इस तरह की जंग हुई तो एयर बर्स्ट होगी। न्यूक्लियर वेपन एयर बर्स्ट भी हो सकता है और ज़मीन पे भी बर्स्ट हो सकता है। अगर अंडरग्राउंड हिट करना है टारगेट तो उसको ज़मीन बर्स्ट में ज़्यादा रेडिएशन पैदा होता है, एयर बर्स्ट में कम। पर एयर बर्स्ट पे लोग ज़्यादा मरते हैं ब्लास्ट से। पर आपको पता है कि जो लोग ब्लास्ट से मरते हैं हिरोशिमा नागासाकी में, सिर्फ आधे या उससे कम लोग ब्लास्ट में मरे, आधे से ज़्यादा लोग रेडिएशन से मरे कई सालों तक उसके बाद। तो उन्होंने एस्टिमेट किया है कि 5 से 13 करोड़ लोग मरेंगे। अच्छा, ऐसी न्यूक्लियर वॉर में, हाँ, जिसमें सिर्फ पाकिस्तान 150 और हम 100 के करीब न्यूक्लियर वेपन यूज़ करते हैं। और 30% सनलाइट कम हो जाएगी, रोशनी सूरज की, क्योंकि इतना धूल उड़ेगी और धुआं उड़ेगा दुनिया में, और ये पूरी दुनिया में फैलेगा। तो पूरी दुनिया में 30% कम हो जाएगी रोशनी, 5% टेम्परेचर गिर जाएगा, 30% के करीब खाने का उत्पाद गिर जाएगा। अगर 30% खाना का उत्पाद गिर जाएगा तो आप ये समझ सकते हैं कि भुखमरी किस तरह की फैलेगी, उसमें कितने करोड़ों मरेंगे, और वो पूरी दुनिया पे होगा असर। तो ये नहीं कि सिर्फ न्यूक्लियर वॉर का इंडिया पाकिस्तान पे असर होगा, पर पूरी दुनिया पे असर होगा। लेकिन इसकी संभावना को पूरी तरह से नहीं नकारा जा सकता है। कभी भी नहीं नकारा जा सकता किसी भी चीज़ की पूरी संभावना को, क्योंकि आपके पास वो हथियार मौजूद हैं। आपके पास इसी तरह से कन्वेंशनल वॉर भी कोई कम चीज़ नहीं है, मतलब न्यूक्लियर से कम है पर ऐसी कोई कम चीज़ नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर कन्वेंशनल वॉर भी हुई, आपके पास 12.5 लाख फ़ौज है, आप उसमें से 7-8-9 लाख इस्तेमाल करते हो, वो भी अपनी 5-6 लाख इस्तेमाल करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कैजुअल्टीज़ लाखों में होंगी दोनों तरफ। और अगर एरियल बॉम्बिंग्स भी हुई तो शहरों में भी लोग मरेंगे। आपने देखा है ये यूक्रेन का क्या हाल हुआ है, फ़लस्तीन का क्या हाल हुआ है। तो आप जब ये बात कर रहे हैं यूक्रेन, फ़लस्तीन, आपने चाइना का भी जिक्र किया, तो मेरे जहन में ये भी आ रहा है कि आज के टाइम पे जब ग्लोबल विलेज है, पूरी दुनिया का एक दूसरे पर असर पड़ रहा है, हम सब ने 2 विश्व युद्ध पढ़ रखे हैं, सुन रखा है। आज के टाइम पर तो ज़मीनी हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब मुझे लग रहे हैं कि हम कई जगह पर वॉर फ्रंट पे दुनिया है, युद्ध चल रहे हैं। फ़िलिस्तीन और इज़राइल के बीच में हम चीज़ों को देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध चल रहा है। अफ्रीका की तमाम कंट्रीज़ हैं जो युद्ध के मुहाने पे खड़ी हुई हैं। मिडिल ईस्ट के भी हालात ठीक नहीं लग रहे हैं। इन सारी चीज़ों के बीच में एक संभावना ये भी जताई जा रही है कि क्या वर्ल्ड वॉर जैसा भी कुछ देखने को मिल सकता है। तो पहली चीज़ तो कि क्या इस बारे में जो बात की जा रही है इसमें आपको कितनी लगती है सच्चाई। दूसरा कि अगर वर्ल्ड वॉर जैसा कुछ होगा तो भारत के साथ देने वाले देश कौन कौन से हो सकते हैं, और इस मामले में भी अभी तक क्या अगर आगे चीज़ बढ़ती हैं, ये विवाद आगे बढ़ता है और युद्ध तक हम पहुंचते हैं, तो भारत को कौन कौन सपोर्ट करेगा और पाकिस्तान के साथ कौन देश हैं जो खड़े हुए हैं इस वक्त।
देखिए 2-3 बातें हैं। पहली बात तो हमें वर्ल्ड वॉर की इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए अगर न्यूक्लियर वॉर हो जाए वो वर्ल्ड वॉर से कहीं ज़्यादा तबाहकुन होगी, उससे तबाही बहुत ज़्यादा है। बल्कि यूक्रेन में तो कुछ तबाही नहीं हुई और फ़लस्तीन में कुछ तबाही नहीं जो हमारी तबाही होगी अगर न्यूक्लियर वॉर हो गई तो हमारे लिए वो इवेंचुअलिटी ज़्यादा ख़राब है। दूसरी बात रही कौन किसके साथ खड़ा होगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारी 3 जंगें हुई जो जिनको बड़ी जंगें माना जाए पाकिस्तान के साथ, 71 की वॉर, 65 की वॉर, 48 की वॉर, और चाइना के साथ भी एक हुई 62 में वॉर। कारगिल फुल फ्लेज वॉर नहीं थी, एक तरह का बड़ा बैटल था 99। हर एक वॉर में मीडिएशन हुआ और इन सारे 6-7 ये जो 7वां क्राइसिस है इससे पहले 6 क्राइसिस में मीडिएशन हुआ, यानी कि कोई ना कोई आया बीच बचाव करने मुल्क। कोई रोक नहीं पाया, ना कोई मैटर सॉल्व हो पाया। दोनों मुल्क तब तक लड़ते रहे जब तक उनमें ताकत थी, वो थके नहीं थे या उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव्स मीट नहीं कर लिए थे। यानी कि हम ढाका के गिरने से पहले हम रुके नहीं, मीडिएशन तो होता रहा, हम रुके नहीं। हम तभी रुके जब ढाका हमारा टारगेट मीट हो गया। इसी तरह से जब हम दोनों साइडें थक गई 48 में, दोनों साइडें थक गई 65 में, तभी मीडिएशन हुआ। उससे पहले मीडिएशन हुआ। तो कौन किसके साथ खड़ा है, कौन मीडिएट कर रहा है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अकेले जंग लड़नी पड़ेगी। जंग हमेशा अकेले ही लड़ी जाती है और लोग आ जाते हैं अपना फ़ायदा देख के। इस जंग में किसी का फ़ायदा नहीं है, इंडिया पाकिस्तान की जंग में कोई ख़ास। यहाँ तक कि चीन, जिसने हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट किया ताकि हमें काउंटर बैलेंस कर सके, वो भी जंग नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि चीन का 100 बिलियन से ज़्यादा का ट्रेड सरप्लस है, यानी कि एक्चुअल ट्रेड तो 130, 140 बिलियन, 150 बिलियन के करीब है हमारे साथ। वो लूज़ कर देगा। हमारे देश में निवेश है, पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा निवेश है, सीपेक है उनके यहाँ, तो पूरा बहुत बड़ा पैसा लगाया इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो सब खो देगा चीन। यानी कि कुल मिला के कई 100 बिलियन डॉलर, मतलब $0.5 ट्रिलियन के करीब खो देगा चीन। क्या चीन इस वक्त अमेरिका को मार्केट खोने वाला है? वो उसमें इतनी क्षमता है कि वो ये भी खो दे? नहीं, चीन भी नहीं चाहता। ना अमेरिका चाहता है बज़ाहिर तौर पे। अमेरिका तो चाहता है कि इंडिया काउंटर बने चाइना का, तो अमेरिका भी नहीं चाहता। ना ही वो चाहता है कि ये मुल्क वेस्ट के यूरोपीय मुल्क नहीं चाहते, अमेरिका नहीं चाहता कि ये दोनों तबाह हो जाएं, क्योंकि फिर जो रेफ्यूजीज़ निकलेंगे वो 2-4 मिलियन तो हैंडल कर नहीं पाते यूरोपियन और अमेरिकन। यहाँ से कितने लाखों रेफ्यूजीज़ निकलेंगे, वो तो कोई ये नहीं चाहता कि लड़ाई हो। और कोई तो कौन खड़ा होगा किसके साथ? लोग क्या खड़े होते हैं। पाकिस्तान का जब हमारे साथ लड़ाई हुई चीन से उन्होंने टेलीग्राम भेजा। इंडिया पाकिस्तान की जब लड़ाई हुई 65 में, 71 में, कि 71 की तो मुझे याद है, वो टेलीग्राम गया और उन्होंने कहा कि आप हमारी मदद कीजिए। तो उन्होंने वापसी कहा कि हाँ, हम आपके साथ हैं जैसे हमेशा थे। चीन ने कहा मतलब कि हम आपकी तरफ से लड़ेंगे नहीं, हम 65 में नहीं लड़े। हाँ, उन्होंने अपनी फ़ौजें कुछ बॉर्डर पे इधर से उधर मूव की, कुछ हथियार दिए, पर वो वैसे भी बेचते थे हथियार। हम भी हथियार ख़रीदते हैं सबसे, हमें भी सोवियत यूनियन हथियार देता था, अमेरिका हथियार देता है, इजराइल हथियार देता है। तो ठीक है, वो हथियार आपको देंगे या बेचेंगे, पर कोई आपकी तरफ से आके लड़ेगा नहीं। अभी हमारी कन्फ्रंटेशन हुई चाइना के साथ, कौन आके लड़ा हमारी तरफ से? कौन लड़ेगा पाकिस्तान की तरफ? और जिन्होंने लड़ा भी यूक्रेन का समर्थन कर रहा था अमेरिका, आज देखिए क्या हो रहा है। उस पर भी भरोसा नहीं कर सकते, तो किसी भी भरोसा जो लड़ भी रहा है वो कल नहीं लड़ेगा शायद। लेकिन ये सब तो चलिए ताकतवर देश हैं, लेकिन अभी जो बीते कुछ वक्त से हमारे सामने खबर आ रही है, जो भारत के पास के जो देश हैं, चाहे हमारे संबंध नेपाल से हों या बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, ये जो संबंध इधर हम देख रहे हैं कि बहुत मधुर संबंध तो हमें नहीं नज़र आ रहे हैं। इनके पीछे कौन लोग हैं या कोई पॉलिसी ऐसी है जिसकी वजह से हो रहा है, वो एक अलग विषय है। बट क्या अभी की स्थिति का, जो पाकिस्तान के साथ हो रही स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए, क्या आपको लगता है कि जो भारत के आसपास के मुल्क हैं वो किसी तरीके से इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं क्या? नहीं, वो फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं कर सकते। हमारे हालात हमारे नेबर्स के साथ, हमारे आसपास के मुल्कों के साथ अच्छे नहीं हैं, बिल्कुल आपने सही कहा। और कुछ उसमें हमारी भी गलती है। सिर्फ असल में क्या होता है कि हम सिर्फ अपनी साइड को सही समझते हैं। ये इंसानी फितरत है। अगर हमारी लड़ाई किसी से हो जाए मोहल्ले में तो हम अपने घर को सही समझते हैं, अगर हमारे चाचा से हो जाए तो हम अपने बाप को सही समझते हैं, अपने आप को सही समझते हैं, अपनी बीवी के साथ अगर कोई लड़ाई हो जाए तो हम अपनी तरफ खड़े होते हैं। तो इंसान की फितरत होती है कि वो अपनी साइड के, इसको हम अस एंड देम कहते हैं। इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हो चुकी है साइकोलॉजी में भी और इंटरनेशनल रिलेशंस में भी,
उसके बारे में अलग किसी दिन बात करेंगे। तो हमें लगता है कि सारी फॉल्ट उनकी है और हम सही। उनकी नज़र में नहीं, उनकी नज़र में हिंदुस्तान भी एक हेजेमोनिक पावर है, यानी कि हिंदुस्तान भी अपने आप को एग्जर्ट करता है, कभी बांग्लादेशियों के ऊपर घुसपैठी बोल के, कभी वहाँ पे एक तानाशाह को सपोर्ट करके, जो शेख हसीना थी उन्हें इलेक्शन होने नहीं दी थी। और न्यूयॉर्क टाइम्स में काफ़ी अब आर्टिकल्स आ चुके हैं कि किस तरह से वो टॉर्चर करती थी और कितने सारे विक्टिम्स थे। नेपालियों को भी ये लगता है कि हम उनके दखल अंदाजी करते हैं उनकी पॉलिटिक्स में, श्रीलंका को भी यही अंदेशा है। तो पर इनमें से कोई भी हमारे ख़िलाफ़ नहीं जाएगा। उसकी दो वजहें, एक तो उनका हमारे साथ व्यापार है, वो हमारे ऊपर निर्भर हैं। दूसरी बात, वो बहुत छोटे हैं हमारे मुकाबले, तो वो हमारे साथ पंगा लेंगे नहीं, तो इसका कोई डर नहीं है कि वो हमारे ख़िलाफ़ चले जाएंगे। बस इतना था कि चाइना आता जा रहा था इन इलाक़ों में, कभी मालदीव्स के साथ, कभी बांग्लादेश के साथ, कभी श्रीलंका के साथ बेस बना लेता था, कभी हथियार दे देता था, कभी व्यापार करता था, कभी निवेश कर देता था, उतने हद तक। पर उससे हमें कोई ऐसा कोई जानी ख़तरा नहीं है उनसे। नेपाल में भी आया हुआ है वो तो चाइना जी। जिस हिसाब से ये टारगेटेड किलिंग की गई, एक जो मैसेज गया पूरे देश में जिस पे बहुत ज़्यादा चर्चा हुई, जिसकी वजह से तमाम सारे लोग इस बार के अटैक से बहुत ज़्यादा परेशान हुए, बहुत एग्रेसिव हैं लोग और बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं कि लोगों से उनका धर्म पूछ करके हमला किया गया। और दूसरी चीज़ कि पर्यटकों पर हमला किया गया। इससे पहले फोर्सेस के साथ चीज़ें होती थी, बट कभी भी टूरिस्ट्स के ऊपर कोई भी हमला हमने नहीं देखा था। और इस बार जो 26 लोगों पर, जो कि टूरिस्ट थे, उन पर हमला किया गया। एक ये भी स्ट्रेटजी मानी जाती है कि आप जाएं और जाकर के कुछ ऐसी फॉल्ट लाइंस पर प्रहार करें जिससे कि देश में किसी तरीके का बंटवारा पैदा हो। बहुत सारे डिवाइड पैदा करने के लिए भी होता है। कई ऐसी स्ट्रेटजीज मानी जाती हैं कि आप जाकर के इस तरीके कोई हमला करें, उसके बाद कोशिश करें कि अंदर का माहौल ख़राब हो जाए, ऑलरेडी लोग पहले से कमज़ोर हो जाएं, ताकि हमें एक एज रहे। क्या इसी तरीके की कोई नीति क्या भारत भी अपना सकता है? क्योंकि पाकिस्तान में भी हम देख रहे हैं कि इस समय POK में वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। गिलगित बाल्टिस्तान की तरफ भी स्थितियां हमें पता हैं। अभी कुछ वक्त पहले हमने देखा कि बलूचिस्तान में ट्रेन ही हाईजैक कर ली गई। तो ये सब जो वहाँ की फॉल्ट लाइंस हैं, क्या यहाँ की इंटेलिजेंस भी ऐसा कुछ कर सकती है या करेगी? इस पर क्या आपका कहना है? हम पहले इतना कोई ख़ास करते नहीं थे, कम ही किया है हमने हिस्ट्री में। यानी मुक्ति बाहिनी को हमने सपोर्ट किया था, तो खुली बात है, सब जानते हैं। हमने वो ट्रेन भी किया था और एक ज़माने में LTT को भी किया, जो फिर हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं हुआ। हमारे प्रधानमंत्री पर अटैक कर दिया उन्होंने। तो इस तरह से हमने भी किया है। और ये कि पाकिस्तान तो हमें एक्यूज़ करता है, हमारे ऊपर निशाना लगाता है कि हमने जब ये बलूचिस्तान में हुआ ट्रेन का हादसा, तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने किया। ये कहना मुश्किल है हिंदुस्तान ने कितना किया। हिंदुस्तान कुछ सपोर्ट तो देता है बलूचियों को, पर ये कि क्या हथियार देता है या उस तरह की मदद करता है, ये क्लियर नहीं है। एक रिपोर्ट और भी थी, आपने ब्रिटेन के न्यूज़पेपर गार्डियन और उन सब में पढ़ा होगा कि कई लोग असैसिनेट हुए पाकिस्तान के अंदर, जो कुछ खालिस्तान के समर्थक थे, कुछ जिहादी थे, उनके असैसिनेशंस हुए हैं और वहीं पाकिस्तान के ही लोगों ने किए हैं। तो उसमें ये अंदेशा है कि वो हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने कराया था। तो कुछ होता है, कुछ होगा, पर अब क्या करना चाहिए ये तो देश के लीडर ही डिसाइड करेंगे हमारे, और कि किस तरह से उसका रिपरकशन होना चाहिए। मेरी राय में वो रिपरकशन इससे कम ख़तरनाक है जो अब हो रहा है, यानी कि काइनेटिक अटैक डायरेक्टली। क्योंकि जैसे मैंने बताया, इसमें एस्केलेशन के डर हैं, एस्केलेटरी लैडर के, जो उसमें इतने नहीं हैं। और पाकिस्तान के अंदर वैसी आक्रोश है, मतलब वैसी डिससेटिस्फैक्शन है, क्योंकि आप देखिए पश्तून तहरीक चल रही है, फिर एक TTP है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो इस्लामिक है। एक सेक्युलर पश्तून तहरीक भी है ख़िलाफ़ पाकिस्तान सरकार के। बलूचिस्तान में भी एक तरह का सेक्युलर मूवमेंट ही है, वो लोग ख़िलाफ़ हैं, पाकिस्तानी उनको टेररिस्ट बताते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे और भी हैं, MQM भी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हैं। तो हिंदुस्तान को एक्चुअली ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं, वो खुद ही घिरे हुए हैं। और मैं अभी बताऊंगा आपको आगे कि किस तरह से उनके आर्थिक हालात किस तरह से भी उनको मजबूर कर रहे हैं, उनके सबसे इम्पोर्टेंटली उनके अंदरूनी पॉलिटिकल हालात कैसे उनको मजबूर कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि इस तरह से ना लोग सेटिस्फाई नहीं होते इंडिया के, यानी कि पॉलिटिकल सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा सरकार को, क्योंकि लोगों को साफ नहीं होगा कि हमने कोई रिटेलिएशन किया है, हमने कोई जवाब दिया है, क्योंकि स्वीकार कर नहीं सकते उसको।
ऐसी अगर कोई रणनीति अपनाई जा रही है, जो कि अपनाई जाती है, सारे देश अपने डीप स्टेट्स और तमाम सारी चीज़ों से करते हैं, बट हाँ वो जो जवाब देने वाला वो है, वो इसमें नहीं क्लियर होगा। आप जिस पॉलिटिकल हालात की बात कर रहे हैं, जब हम ये डिस्कस कर ही रहे हैं, तो लोग ये भी बोल रहे हैं कि 71 जैसा जो भारत ने किया था कि पूरी पाकिस्तान को अलग ही कर दिया पाकिस्तान से, तो इन फॉल्ट लाइंस का फ़ायदा उठाते हुए जो इस वक्त वहाँ के हालात हैं, सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, सब जगह पर असंतोष है और भयंकर असंतोष है। इकॉनमी के स्तर पे भी हालात ख़राब हैं और लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि कुछ भी मैनेज नहीं कर रही सरकार। ऐसे में क्या किसी तरीके का हम ये भी देख सकते हैं कि पाकिस्तान में फिर से किसी तरीके का विभाजन हो या बंटवारा हो जाए या कोई प्रोविंस उनसे अलग हो जाए? देखिए, कुछ भी रूल आउट नहीं किया जा सकता, हो सकता है कुछ भी। पाकिस्तान के इस वक्त 2-3 क्राइसिस चल रहे हैं। पहली बात तो क्राइसिस चल रहा है कि सबसे पॉपुलर लीडर 2 साल से जेल में बंद है। अगर ये अमेरिका में होता या हिंदुस्तान में होता कि फ़ौज के जनरल ने, तो आप समझ सकते हैं कितना आक्रोश होता लोगों में। और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि वो लीडर ख़ुद भी मेन स्ट्रीम का लीडर है, पंजाब का लीडर है, और फ़ौज भी पंजाब की है। तो मतलब एक तरह से पंजाब, जो पाकिस्तान का 55% पॉपुलेशन पंजाब से है, उससे भी ज़्यादा हो सकती है, उसी में प्रॉब्लम आ रही है। तो एक पॉलिटिकल क्राइसिस है, फ़ौज अनपॉपुलर है पहली बार इतनी ज़्यादा। पिछले 2-3 साल में जितनी अनपॉपुलर हुई है पाकिस्तान की फ़ौज, वो शायद कभी नहीं हुई, शायद 71 में भी इतनी नहीं हुई। तो एक पॉलिटिकल क्राइसिस है इंटरनल, और आप देख ही रहे हैं जो मैंने बताया, इतने सारे रिबेलियंस हो रहे हैं बलूचिस्तान और पश्तून। तीसरी बात यह है कि फ़ाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ख़राब है, आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, माली हालात बहुत ख़राब है। पाकिस्तान में बहुत सालों से ज़्यादातर रिसोर्सेज फ़ौज और डेट सर्विसिंग में चले जाते थे। यानी कि 50% से ज़्यादा गवर्नमेंट का बजट जो था वो डेट सर्विसिंग और फ़ौज के पास जा रहा है पिछले 40 साल से कम से कम। तो यानी कि डेवलपमेंट में बहुत कम खर्च हो रहा है एजुकेशन, हेल्थ पे। इतने वक्त तक जब नहीं होगा तो आपके ह्यूमन कैपिटल, यानी कि आपके लोगों की एजुकेशन, आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हर चीज़ पे असर पड़ेगा। तो उनकी इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही, ग्रोथ इतना अच्छा नहीं कर रही, लोग भागना चाह रहे हैं वहाँ से, बहुत सारा आउट माइग्रेशन हो रहा है, कमा नहीं रहे, डेफिसिट चल रहा है, लोन्स पे चल रहे हैं, लोन्स पे डिफ़ॉल्ट करते हैं, IMF के पास बार बार जाना पड़ता है, इन्फ्लेशन बहुत हाई था। पिछले 1 साल से कुछ हालात सुधरे हैं, यानी कि इन्फ्लेशन कुछ कम हुआ है, हालात कुछ बेहतर हुए हैं, पर फिर भी हालात ऐसे नहीं थे कि इस तरह का हमला करें यहाँ पे। तो कुछ बात समझ में नहीं आ रही है कि क्यों इस वक्त किया। ये इनके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि अभी IMF का लोन आने वाला है, उसमें 17% IMF में अमेरिका डायरेक्टली कंट्रोल करता है, और अपने एलाइज़ के साथ मिलकर, यूरोपियंस और जापानीज़ और कोरियंस के साथ मिलकर 50% ज़्यादा अमेरिका का से है कि लोन दें या नहीं दें किसी मुल्क को। तो जैसे FATF में हुआ, यानी कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट किया गया था और फिर हटाया उनको जब उन्होंने एक्शन लिया टेररिस्ट के अगेंस्ट और ये वो हाफिज़ सईद के अगेंस्ट, वो सूरत हाल फिर से बन सकती। तो इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं, यानी कि या तो वो कुछ प्रेशर में हैं, आसिम मुनीर जो चीफ़ हैं, वो आक्रामक भी होते जा रहे हैं, वो थोड़े मिजाजन अलग भी लग रहे हैं इमरान खान से और बाजवा से, जो पुराने चीफ़ थे। पर हो सकता है वो किसी प्रेशर में भी हों, या ये भी हो सकता है कि वहाँ से जनरल डायरेक्टिव आता हो। ये जो हादसा हुआ यहाँ पे, ये हो सकता है लोकल जो वहाँ टेररिस्ट या मिलिटेंट जो भी कहते हैं इनको, उन्होंने लिया हो, कि वो कुछ भड़काना चाहते हो, जैसे OGW, हाँ, या जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, जो एक्चुअल मारने वाले थे, वो खुद ही ये एक्शन ले रहे हों, कि स्पेसिफिक डिटेल में नहीं आया हो कि क्या एक्शन लिया जाए। तो क्योंकि समझ में आने वाली बात नहीं है, और बहुत ही अनपॉपुलर बात है। कश्मीरी बहुत ही ख़िलाफ़ हैं इसके, क्योंकि एक तो टूरिस्ट को मारा जा रहा है, उनके पेट पे भी लात मारी जा रही है, तो उसके बहुत ही ख़िलाफ़ हैं। तो ये क्यों लिया गया और कैसे हुआ, क्या इसकी वजूहात थी, समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा पहले अनप्रेसिडेंटेड था, ऐसा इससे पहले कभी ना होने वाला इस स्केल पे अटैक था ये। क्योंकि इससे असर तो पड़ेगा। देखिए, लोग अब बहरहाल कोशिश की जा रही है लगातार। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि जो बॉलीवुड है और जो तमाम इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनको जिनका इन्फ्लुएंस है, उन लोगों को बोला जा रहा है कि आप कश्मीर आएँ, और विदेश में भी भेजा गया है ऐसा नोटिफिकेशन कि आप ये अभी जो आपने रोक लगाई है या आपने एडवाइजरी जारी की है उसको वापस ले लीजिए, क्योंकि ये अगर इकॉनमी वहाँ की डिस्टर्ब हुई तो ये तो वहाँ के कश्मीरियों का तो बेसिक वही है, डिपेंडेंसी है पूरी टूरिस्ट पे, तो ये काफ़ी बुरा होगा। आसिम मुनीर की बात लगातार जो की जा रही है कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है, और
तमाम पॉलिटिक्स को साधने के लिए वो ये कोशिश कर रहे हैं। उनके पहले, इस हमले के पहले का एक वीडियो भी बहुत वायरल हुआ कि वो भड़का रहे थे। जब ये सारी चर्चा हो रही है तो मैं भी समझना चाह रहा हूँ कि दोनों देश एक साथ आज़ाद होते हैं, भारत और पाकिस्तान। एक जगह पर हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी बनता है। एक सेकंड, मैं एक चीज़ पे बोलना चाहता हूँ, फिर ये आप पूछ लीजिए, ये कट करके मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ, और इसमें आप अपना क्वेश्चन जोड़ सकते हैं फिर बाद में, कि इसमें कुछ हमारी भी कमियां रही हैं। यानी कि पहले जो थे ये गुजर और बकरवाल, ये दो मुस्लिम कम्युनिटीज़ थी कश्मीर की, जो हिंदुस्तानी सरकार को बताती रहती थी। हाँ, इस पे हम आगे, मेरा कश्मीर मिलिटेंसी वाले सवाल पे और कश्मीर में स्पेसिफिकली कैसे ग्रो हुआ, ये उस पे शायद ज़्यादा अच्छा चला जाएगा। नहीं, ये अटैक हुआ क्यों, इसकी मैं बताना चाह रहा हूँ कि तो इसमें दो तीन प्रॉब्लम है कि इन मिलिटेंट्स, इन टेररिस्ट ने जिन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया, इन्होंने तो हमें बांटा ही, पर हम खुद अपने बीच में भी बढ़ते जा रहे हैं। और ये बहुत ख़तरनाक चीज़ हो रही है कि देखिए, बार बार हमने बांग्लादेश को भी नाराज़ किया, और अपने बंगाली मुस्लिम्स को भी हम कहते हैं कि ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, उससे आक्रोश पैदा हो रहा है बॉर्डर के एरियाज़ में। इसी तरह से कश्मीर में भी जो गुजर आके गर्मियों में रहते थे नीचे आके जम्मू में, उनको वहाँ से खदेड़ा गया, हिंदू मुस्लिम किया गया। तो वो गुजर, वो बकरवाल हमारी मदद करते थे हमेशा हिंदुस्तान की। वो बताते थे 65 की जंग में भी, 99 कारगिल में भी, बाद में भी टेररिस्ट का क्या मूवमेंट है, इन्फिल्ट्रेशन घुसपैठियों का क्या है, क्योंकि वो हायर रीचेस में रहते हैं। अब पता ये चल रहा है, जैसे दुलत बता रहे हैं, यस दुलत जो इंटेलिजेंस के हेड थे रॉ के, वो भी बता रहे हैं, और भी लोग बता रहे हैं, प्रवीण स्वामी की, देखिए ये अब नहीं बता रहे, अब वो इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है। कुछ ये ऐसे भी हादसे हुए कि जम्मू के जो बाशिंदे थे, यानी कि नॉन गुजर जो मुसलमान थे, उनके साथ भी हादसे हुए, अटैक हुआ उनके ऊपर, और कुछ टॉर्चर भी हुआ, कुछ मारे भी गए 3-4। तो आपको उनसे इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो हमारे वफादार थे, वो हमारे नागरिक हैं, वो हमें बताते हैं। तो इस तरह से जो दूरी पैदा हो रही है, उससे इनको फ़ायदा हो रहा है, इन घुसपैठियों को। हमारा इंटेलिजेंस कमज़ोर हो रहा है, क्योंकि हमारा इंटेलिजेंस कमज़ोर, हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है, इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है, क्योंकि हमारे खुद के अंदर डिवीज़न है। और हमें ये बात बढ़ानी है कि हम सब इंडियन हैं, हम सब एक हैं। मैं बताता हूँ आपको कि मैं अमेरिका में था, तो ज़्यादातर लोग, जब मैं वहाँ रहता था, वो अपने आप को अमेरिकन ही देखते थे। ये हम देखते हैं कि कुछ वाइट अमेरिकन्स हैं, कुछ ब्लैक अमेरिकन हैं, पर वो माइनॉरिटी में। ज़्यादातर अमेरिकन, आप उनसे बात करें, वो कहेंगे हाँ मैं अमेरिकन हूँ, ये नहीं कहेंगे कि मैं वाइट अमेरिकन हूँ, मैं ब्लैक अमेरिकन हूँ। तो इसी तरह से एक राष्ट्रीयता की, एकता की फीलिंग हमें जगानी है कि हम सब इंडियन हैं। उसी से देखिए, पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा नुकसान उसी से हुआ कि वो अपने आप को ऐसा पाकिस्तानी नहीं सोच पाए। वो हमेशा ये सोचते रहे कि मैं सुन्नी हूँ, मैं शिया हूँ, मैं हिंदू और क्रिश्चियन हूँ, मैं वहाबी हूँ, मैं सिंधी या बलूची हूँ। वो एकता की बात नहीं आ पाई, उससे नुकसान होता है देश को, फ़ौज को भी नुकसान होता है। दूसरी बात ये हुई कि हमारी बहुत सारी फ़ौज जो थी वो उस इलाके से जहाँ इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, यानी पूंछ राजौरी, वहाँ से हटा दी गई, और वो लद्दाख बॉर्डर पे हमें मूव करनी पड़ी, क्योंकि चाइना के साथ जो कन्फ्रंटेशन हुआ उसमें 50 से 90 हज़ार आदमी वहाँ मूव करने पड़े। तो ये बहुत सारी जगहें जिसको कहते हैं काउंटर टेररिज्म ग्रिड, उनको खाली करना पड़ा। तो वहाँ से फिर ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन होना शुरू हो गया। तो ये दोनों कमज़ोरियाँ रहीं जिसकी वजह से ये ऐसा अटैक हो पाया। तीसरी बात ये हुई कि हम उम्मीद नहीं कर रहे थे कि टूरिस्ट के ऊपर कोई अटैक करेगा, क्योंकि आज तक हुआ नहीं। कश्मीरियों में भी बहुत अनपॉपुलर है ये कदम। तो तीसरी ये वजह थी। तो इसमें मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैंने आपको बताया था कि मैं हाइकिंग का शौकीन हूँ, तो मैं बाईसरन जा चुका हूँ 2 बार, और वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं थी दोनों दफ़ा, ये पिछले 2-3 साल की बात है। और वो इसी वजह से नहीं थी कि सरकार भी शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि यहाँ पे अटैक होगा टूरिस्ट के ऊपर, क्योंकि ये तो एकदम आउट ऑफ द वे, मतलब जघन्य काम कर दिया कि आपने टूरिस्ट पे हमला कर दिया, जिनका सिर्फ एक उद्देश्य था कि वहाँ घूमने आए हुए थे। एक तरह से आपने कश्मीरियों के पेट पे लात मारी। कश्मीरियों के पेट पे लात मारी, और इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट वहाँ पर हो रहा है, और लोग वहाँ आकर के इसीलिए जाहिर कर रहे हैं इस चीज़ को कि ये किसी भी लिहाज से ठीक नहीं था। मार्केट बंद हो गए। जो एक बात मैं और करना चाहता हूँ कि आसिम मुनीर जो आर्मी वहाँ पर देख रहे हैं, जनरल हैं, दोनों देश भारत और पाकिस्तान एक साथ आज़ाद होते हैं। एक जगह पर हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी आती है, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चीज़ें चल रही हैं, आर्मी है वो अपना काम कर रही हैं, गवर्नमेंट है वो अपना काम कर रही है।
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल टर्मोइल आता है, आर्मी इतनी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है कि वो इतने बड़े बड़े डिसीजन ले सकती है कि युद्ध के मुहाने पे ला करके आज खड़ा कर दे रही है अपने देश को। तो ये दोनों में क्या कोई कंपैरेटिव हम इसको पेश कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ और पाकिस्तान इस कगार तक कैसे पहुंच गया? देखिए, इस सवाल का जवाब जो है वो कई लोगों ने रिसर्च किया है। पॉलिटिकल साइंस में इसके ऊपर काफ़ी काम हुआ है। फिलिप ओल्डनबर्ग ने भी किया है, माया ट्यूडर ने भी किया है। माया ट्यूडर एक एकेडमिक हैं जो प्रिंसटन में थी। उनकी किताब में वो एक्सप्लेन करती हैं कि ये इतना सिंपल नहीं है कि एक डेमोक्रेसी क्यों बना और दूसरा डेमोक्रेसी क्यों नहीं बना। ये मज़हब की बात नहीं है, ये कोई चांस की बात नहीं है। उनके हिसाब से ये सिर्फ इसका सवाल नहीं है जो फिलिप ओल्डनबर्ग कहते हैं कि देखिए वो इलाके जो थे वो उनमें पहले से ही डेमोक्रेसी कम थी। ब्रिटिश उनको डायरेक्टली रूल करते थे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और पंजाब को। उनको अपना रिक्रूटमेंट ग्राउंड समझते थे मिलिट्री के लिए, तो वहाँ पे उन्होंने ज़्यादा इलेक्टोरल और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस अलाउ नहीं किए। ये एक थ्योरी है। माया ट्यूडर का कहना है कि एक्चुअली फ़र्क दोनों में इसलिए आया कि इंडिया में एक पॉलिटिकल पार्टी थी जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती थी। वो पार्टीज़ के बिना, हम चाहे पार्टीज़ को कितना भी बुरा कह लें, पार्टीज़ के बगैर कोई डेमोक्रेसी नहीं है। क्यों? क्योंकि पार्टीज़ के इंटरेस्ट में होता है डेमोक्रेसी क्रिएट करना। वो रोकती हैं किसी और को इंटरवीन करने से, किसी डिक्टेटर को, किसी मिलिट्री को। क्यों? क्योंकि उनके इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ है कि डेमोक्रेसी ख़त्म हो और पावर उनसे छीनी जाए। इसमें एक ऐसी पार्टी थी हिंदुस्तान में जो बहुत लंबे अरसे से थी और जिसके रूट्स बहुत डीप थे सोसाइटी में, नीचे विलेज लेवल तक, यानी कि एक मास बेस्ड सोसाइटी थी। तो उसका एक कल्चर था डेमोक्रेटिक डिस्कशन का और समझौते का, एक दूसरे के साथ वार्तालाप का। तो एक डेमोक्रेटिक कल्चर डेवलप हो चुका था इस पार्टी में। वही कल्चर और वही डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन आज़ादी के बाद भी चलती रही। ये पार्टी सिर्फ एलीट की पार्टी नहीं थी, यानी कि इसमें मिडिल क्लास का बहुत बड़ा रोल था इंडियन नेशनल कांग्रेस में। जी, मिडिल क्लास जो है वो डेमोक्रेसी क्रिएट करता है। ये हमारे पास पॉलिटिकल साइंस में बहुत इसके बारे में लिटरेचर है। मिडिल क्लास क्यों क्रिएट करता है? क्योंकि मिडिल क्लास चाहता है कि जो टैक्स वो देता है उसको हिसाब मिले। जो एरिस्टोक्रेट्स होते हैं वो टैक्स इतना देते नहीं और वो पावर चाहते हैं। वो चाहते हैं कि डेमोक्रेसी ना हो, उनके हाथ से पावर ना जाए, क्योंकि वो एलीट है। नीचे के जो क्लासेस हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके पास वो आइडियाज़ भी नहीं है फ्रीडम डेमोक्रेसी के, जो बहुत सारे एजुकेशन से वेस्ट से आते हैं। तो मिडिल क्लास हर कंट्री में बना है। इंडिया में जो मिडिल क्लास था वो कांग्रेस पार्टी का कोर बना। फिर उस मिडिल क्लास ने लोअर क्लासेस को जोड़ा अपने साथ एक मास बेस्ड मूवमेंट में गांधी जी के आने से। तो एक डीप सिस्टम बन गया और इन डिफरेंट क्लासेस में और डिफरेंट रीजन के लोगों में इख्तलाफ तो होते हैं, डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, मुसीबतें आती हैं, पर वो उन्होंने सॉल्व करने के सिस्टम्स इंटरनल बना लिए, डिस्कशन से, डिबेट से, वोटिंग से। ये पाकिस्तान में नहीं हो पाया। पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल पार्टी थी जो मेजर बनी, वो हालांकि 1906 में बनी थी मुस्लिम लीग, पर वो थी ज़मींदारों की पार्टी, एलीट की पार्टी। वो इतनी इंक्लूसिव नहीं थी, उसके डीप रूट्स नहीं थे सोसाइटी में, उसका एक कल्चर नहीं था डिस्कशन का, डिबेट का और सेटलिंग मैटर्स का। ठीक है, वो सिर्फ पॉपुलर हुई थोड़े दिनों के लिए 45 के आसपास, जब ये ख़तरा लगा कि मुसलमान माइनॉरिटी बन जाएंगे और उस ख़तरे की वजह से पाकिस्तान के लिए वोट किया गया। तो वो इतनी लंबे चली नहीं वो पार्टी, उसका असर नहीं रहा और जल्दी बिखर गई, क्योंकि उसके 2 मेजर लीडर्स भी मर गए। जिन्ना तो खुद ही मर गए 48 में और लियाकत अली खान को असैसिनेट कर दिया गया। उसके बाद वो पार्टी बिखर गई। तो कोई डीप पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं थी, और जो वो थी भी तो उसके अंदर ज़्यादातर ज़मींदारों का कंट्रोल था, एलीट का कंट्रोल था, जो शेयर नहीं करना चाहते थे नीचे। तो ऐसे सिचुएशन में ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री को ज़्यादा चांस मिला मैनिपुलेशन का। पहले ब्यूरोक्रेसी ने किया, सिकंदर मिर्ज़ा उन सब ने, और फिर हल्के आर्मी आ गई, अयूब खान। तो आर्मी हावी हो गई और उसके बाद से आर्मी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल करती रही सरकार को। इसको अलग अलग नाम दिए। जब डायरेक्टली नहीं करते थे तो उसको हाइब्रिड रजीम कहते थे, ये कहते थे, वो कहते थे। तो अगर इसको मैं विस्तृत बताऊंगा तो काफ़ी टाइम लगेगा, पर ये समझिए कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का नेचर अलग था, उतनी डीप पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं थी, लीडर सर्वाइव नहीं किए। तो हमें इसका फ़ायदा हुआ कि जो पॉलिटिकल पार्टी थी वही रही बहुत दिन तक, इंडिपेंडेंस से पहले, इंडिपेंडेंस के बाद वो डीप रूटेड थी, उसके लीडर भी बहुत दिन तक रहे। जवाहरलाल नेहरू हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, और वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस डेवलप हुई, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस डेवलप हो पाए हिंदुस्तान में। तो उनका
ट्रैजेक्टरी बहुत अलग रही। उसके बाद से आपको पता है 3 बार पाकिस्तान में मिलिट्री का डायरेक्ट रूल रह चुका है। अयूब खान, याह्या खान, ज़िया-उल-हक और मुशर्रफ। और उसके बाद से भी मिलिट्री छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं वो इतनी बड़ी फ़ौज है, 1/3 फ़ौज हिंदुस्तान की पार्टीशन से पहले ब्रिटिश हिंदुस्तान की 1/3 फ़ौज पाकिस्तान को मिल गई, जो उसके साइज़ के लिए बहुत ज़्यादा थी। अब उसको सस्टेन करने के लिए भी कुछ चाहिए था, और कश्मीर के ऊपर इतना बड़ा कॉन्फ्रंटेशन था इंडिया के साथ पहले से ही। उनको लगता था कश्मीर उनको मिलना चाहिए, तो हमें लगता है कि हमारा, तो उसकी वजह से एक छोटा कंट्री इंटरनेशनल रिलेशंस में कहते हैं एक्सटर्नल बैलेंसिंग ढूंढता है। तो यानी कि वो हमेशा से बाहर का पैटर्न ढूंढते थे, पहले अमेरिका फिर चाइना, इंडिया को काउंटर बैलेंस करने के लिए। जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उनका एक टीवी इंटरव्यू आता है पाकिस्तान के, और वो ये बोलते हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान को इस आतंकवाद में फंसाया, इस कट्टरता में फंसाया। इसके पीछे क्या तर्क आपको नज़र आता है कि आखिर कैसे पाकिस्तान मतलब आतंकवाद का पर्याय कैसे बन गया, सिनोनिम कैसे बन गया, और वहाँ की पॉलिटिक्स में ये जगह कैसे मिली कि टेरर को हम हर चीज़ में विद इन द कंट्री भी पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है, अपने लोगों को भी मार रहा है, स्कूल में जाकर के वहाँ मदरसे में भी बच्चों को मार दे रहा है आतंकवाद से, और हिंदुस्तान में भी आकर के वो यही काम कर रहा है। तो इतना ज़्यादा वहाँ पर टेररिज्म कैसे पनप गया? ये कहानी उसी की है कि देखिए, एक मज़हब के नाम पे एक मुल्क बनाया जाए तो उसमें फिर उसको रोक पाना बहुत मुश्किल है। एक बार आप रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म की तरफ चल पड़ें, आपको लगता है कि आप इसका पॉलिटिकल इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ये बहुत जल्दी आपके हाथ से निकल जाता है। यही पाकिस्तान की भी कहानी है कि 2 नेशन थ्योरी आई, बाद में भुट्टो और फिर ज़िया ने इस्लामाइजेशन किया हर चीज़ का, एजुकेशन से लेके पॉलिटिकल। और उसमें क्या होता गया कि क्योंकि वो अपने आप को बाहर के पावर्स के लिए इस्तेमाल करते थे, अपने आप को एक तरह से रेंट आउट करते थे, अपने आप को किराए पे उठाते थे। उन्होंने अफ़गान जिहाद यानी कि सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ जो अमेरिका के फेवर में था, उसमें अपने आप को यूज़ किया। तो उसमें हथियार आए, बहुत सारे, लाखों हथियार आए उनके पास, बहुत सारे गुट बन गए। फिर वो हथियार रोकना मुश्किल भी हो गया। फिर शिया सुन्नी की लड़ाई होने लगी, क्योंकि ईरान और सऊदी अरब में 79 की रेवोल्यूशन के बाद से उनके बीच में बहुत सारी राइवलरी होगी। तो वो दोनों फंड करते थे पाकिस्तान के अंदर अलग अलग ग्रुप्स को, सिपाही साहब सबको। कुछ जनरल साहब ने क्रिएट किए, ज़िया-उल-हक ने, जैसे MQM है, मुहाजिर कौमी मूवमेंट, कराची कंट्रोल करने। तो इस तरह से गुट बनते गए, हथियार आते गए। फिर जब वहाँ से निकल गए सोवियट्स, तो और कश्मीर में और पंजाब में एक तरह का ट्रबल शुरू हुआ जिसे हम खालिस्तान ट्रबल और ये सब कहते हैं। तो उसमें इन्होंने वही हथियार और वही चीज़ें इस्तेमाल की, पाकिस्तान ने वहाँ पुश की। उनका कहना था कि हिंदुस्तान ने मुक्ति बाहिनी को किया और हम यहाँ करेंगे, और ये हमारी नेशनल आइडियोलॉजी है, क्योंकि कश्मीर हमारा होना चाहिए, ये वो। तो उसकी वजह से ये गुट पैदा हुए, और ये ज़्यादातर रिलीजियस रेडिकलाइजेशन की तरफ जाने लगे। अब रिलीजियस रेडिकल्स जो होते हैं ना, वो मिलेनियल होते हैं। उनका इस दुनिया का उद्देश्य नहीं होता, वो किसी और दुनिया में उद्देश्य रखते हैं। तो उनके लिए ये ज़िंदगी बेहतर करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वो चाह ही रहे हैं कि यहाँ जंग हो जाए, एक फाइनल कॉन्फ्रंटेशन हो जाए। तो इस तरह से कुछ लोगों को, कुछ ग्रुप्स को पाकिस्तान कंट्रोल नहीं भी कर पाया। तो ये वो मिनिस्टर कह रहे हैं कि देखो, वो ग्रुप्स जो थे वो हम उनको इसलिए नहीं कंट्रोल कर पाए क्योंकि अमेरिका ने प्रेशर हमारे ऊपर डाला कि उनको उन पे हमला करो। जब अमेरिका के ऊपर 2001 में सितंबर 11 का अटैक हुआ, तो अमेरिका ने ये प्रेशर डाला। तो वो फिर ग्रुप्स पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो गए। वही ग्रुप्स TTP बन गए, वही मदरसों में जाने लगे, वही स्कूलों में अटैक करने लगे पाकिस्तान गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि उन्होंने देखा कि पाकिस्तान गवर्नमेंट अमेरिका के साथ मिलकर हमारे ऊपर अटैक कर रही है। आपको याद भी होगा, एक रेड मॉस्क करके इंसिडेंट था, लाल मॉस्क, ऐसे कई सारे हैं जिसमें उन्होंने अटैक किया। तो वो उनको सबको कंट्रोल नहीं कर पाए। तो अब कम ऐसे रह गए जो लॉयल हैं पाकिस्तानी आर्मी के। ज़्यादातर ग्रुप जो हैं वो उनके ख़िलाफ़ हो गए, और अब उन्हीं के ऊपर हमले हो रहे हैं, क्योंकि आपने पैदा तो कर दिया, अब आप उनको पाल नहीं पा रहे हैं, और खून लग गया है, मुँह तो खून लग गया है, वो आइडियोलॉजी लग गई है, और इतने ऑप्शंस नहीं है क्योंकि आप इकोनॉमिकली ग्रो नहीं कर पाए। आप, जैसे मैंने बताया, आपका ज़्यादातर बजट जो था वो फ़ौज और इस सब में जा रहा था,
तो आपने डेवलपमेंट पे कुछ खर्च नहीं किया, तो लोगों के पास ना एजुकेशन है, ना रोज़गार है बहुत सारों के पास, तो उसकी वजह से भी। जी, इस पूरे पहलगाम के इंसिडेंट के बाद में जो एक पक्ष है जिसकी बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं हुई है, मैं उस पे, और उसके बाद फिर हम कंक्लूड भी करेंगे कि कश्मीर में 370 एब्रोगेशन हुआ, ये कहा गया कि आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा। हमें लगा कि कश्मीरीज़ मेन स्ट्रीम हो रहे हैं, धीरे धीरे होने भी लगे, टूरिज़्म बढ़ा, 2.5 से 3 करोड़ लोग कश्मीर पहुंच रहे थे एज ए टूरिस्ट, देश के बाहर से लोग जा रहे थे, देश के तमाम, मतलब इस हमले में भी जो 26 लोग इस दुनिया से चले गए वो भी सब गुजरात से भी हैं, यूपी से भी हैं, तमाम सारे राज्यों से हैं। बिल्कुल सही। तो कश्मीर में इसका मतलब कि चाहे लाख बात कर ली जाए लेकिन सब तो ठीक नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा हमला बिना लोकल सपोर्ट के नहीं हो सकता, इट्स अ फैक्ट। कश्मीरीज आ रहे हैं, इसको कंडेम कर रहे हैं, जिन्होंने किया है वो कह रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। हम तो देखिए भारत का सहयोग कर रहे हैं, हम भारतीय हैं, वो सारी चीज़ें चल रही हैं। बट इन सारी बातों के बीच में इस फैक्ट को नहीं डिनाई किया जा सकता कि OGWs एक्टिव हैं, अभी भी बहुत सारा वर्ग है जो कि सपोर्ट कर रहा है। उनके बिना ये संभव नहीं है कि पहले इतना बड़ा हमला किया जाए और फिर अभी तक वो पकड़े भी नहीं जा पाए, ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए। तो उनको कहीं ना कहीं तो कोई सुरक्षित छिपा रहा है। इसके बीच में हम ये समझना चाहते हैं कि कश्मीर की वो कॉन्फ्लिक्ट अभी भी कहाँ बची हुई है, कहाँ वो हिस्सा है जो लोगों को उस आइडियोलॉजी की तरफ अभी भी झुकाव है, बना हुआ है। देखिए इसमें 2-3 चीज़ें हैं। ये आपने बहुत ज़रूरी और अहम सवाल पूछा है। मैं कश्मीर हर साल जाता हूँ जी, कभी ट्रैकिंग के लिए, कभी कुछ, हालांकि मैं वहाँ से हूँ नहीं और उनसे बातें करता हूँ। तो ज़्यादातर कश्मीरी जो है वो आगे बढ़ना चाहते हैं ज़िंदगी में, यानी रोज़गार चाहते हैं, कमाना चाहते हैं। वो खुद थक चुके हैं कॉन्फ्लिक्ट से। कुछ हैं और होंगे ऐसे जो सपोर्ट करते होंगे, पर ये कम है, ऐसे बहुत कम लोग हैं। और इनको कुछ को आपको पकड़ना पड़ेगा, पर कुछ ऐसे हैं जिनका दिल भी जीतना पड़ेगा। हम सिर्फ जिसे कहते हैं ना विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स, एक फ्रेज़ है जो अमेरिका ने डिस्कवर किया वियतनाम में, उसके बाद इराक़ में और अफ़गानिस्तान में, वो बहुत ज़रूरी है। तो ये जो इंसिडेंट्स होते हैं ना कभी कभी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के, जैसे मैंने बताया आपको कुछ लोगों का टॉर्चर भी हुआ जम्मू के इलाके में और रियासी के इलाके में, और ये भी हुआ हिंदू मुस्लिम का भी हुआ कि यानी कि गुजर जो आके वहाँ बसते थे बकरवाल सर्दियों में जम्मू में, उनको वहाँ से खदेड़ा गया। आपने सुना भी होगा कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए, आसिफा वो बच्ची थी और इस तरह के। तो ये हमें रोकने होंगे, हमें एक तरह की एकता अपने बीच में करनी होगी। हम सब इंडियन हैं, ये हमें समझना होगा। और जो मुल्क कामयाब रहे हैं, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो इंग्लैंड हो, वो ये अपने इंटरनल डिविजन्स को कम करते हैं, बीच के अपने इख्तिलाफ को कम करते हैं। यानी कि अमेरिका में वाइट सुप्रीमेसिस्ट होंगे, कुछ ब्लैक पावर वाले भी होंगे कुछ, पर वो बहुत छोटी माइनॉरिटी, ज़्यादातर अमेरिकन अपने आप को एज एन अमेरिकन देखते हैं। तो ये फीलिंग हमें इंक्रीज़ करनी होगी और वो हमारे दोनों तरफ से होनी चाहिए, दोनों तरफ का बर्ताव बेहतर होना चाहिए, यानी सिटीज़न का भी और स्टेट का भी। ये और यही प्रॉब्लम हमारी ईस्टर्न बॉर्डर पे भी आ रही है, जैसे मैंने बताया घुसपैठियों का और बांग्लादेशियों का। हमें उनको अपने सिटीज़न को बांग्लादेशी घुसपैठी या बांग्लादेशियों को भी हमें इस तरह से नहीं कहना चाहिए अगर वो हैं भी कि वो दीमक हैं। तो अब उससे क्या होता है कि वहाँ पे भी नफ़रत पैदा होती है, तो वो मुल्क भी हमारे लिए ख़तरा बन जाता है। तो बेसिकली हमें एक नेशनल आइडेंटिटी क्रिएट करनी होगी वापस, स्ट्रॉन्गर फीलिंग, इमोशनल बॉन्ड, कि भाई जैसे पास्ट में यही गुजर, यही बकरवाल बताते थे कि कौन घुसपैठिया है, कौन आ रहा है। वो बताते थे कि देखो 99 में कारगिल में ये ऊपर छुपे हुए हैं, 65 में ये लोग आए ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम के दौरान, यही हमको हमारी मदद करते थे। तो ये हमें फिर वो दौर लाना होगा, क्योंकि वायलेंस कम तो हुआ है, पर ऐसा नहीं था कि कश्मीर में नॉर्मल सी थी, क्योंकि फ़ौजियों के ऊपर हमले होते थे और मिलिटेंट्स भी मारे जाते थे हर चौथे दिन, हर छठे दिन ये खबर कि कोई ना कोई सैनिक शहीद हुआ हमारा। तो बिल्कुल नॉर्मल सी तो नहीं थी, बिल्कुल नॉर्मल सी तो नहीं थी। अब जहां हम इस वक्त में जिस स्थिति में खड़े हुए हैं कि कश्मीर में लोग नहीं पहुंच रहे हैं, तनाव बहुत ज़्यादा है, इसके आगे अगर हम कंक्लूड करना चाहें कि क्या अभी के हालात में स्थिति आपको लगती है, किस ओर जाता हुआ ये नज़र आ रहा है पूरा तनाव? देखिए ये तनाव जो है और गंभीर हो सकता है,
पर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम पहले जैसी हालात लाने की कोशिश करें। यानी कि क्या, देखिए कुछ समझदारी थी मनमोहन सिंह और वाजपेयी जी के दौर में, ये थी कि हिंदुस्तान जो है वो अपनी इकोनॉमी ग्रो करेगा, इस तरह से वो इतनी ताकत एक्वायर कर लेगा, इतनी ताकत ले लेगा कि दूसरा मुल्क खुद मजबूर हो जाएगा कि बंद करे अपना इन्फिल्ट्रेट, क्योंकि उसको पता है कि अगर कोई जंग हुई तो उसका बहुत संगीन नुकसान हो जाएगा। अटैकर को हमेशा बहुत ज़्यादा सुपीरियरिटी चाहिए होती है डिफेंस के मुकाबले, यानी कि हमें 2:1 और बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी चाहिए होती है। या आपने देखा होगा कि इजराइल और अमेरिका के पास हमेशा बहुत ज़्यादा सुपीरियरिटी, इसीलिए वो अटैक कर पाते। अभी वो हालात आ नहीं पाए हमारे, तो इसीलिए वो चाहते थे कि एक तो अच्छे हालात हों हमारे पाकिस्तान के साथ, यानी व्यापार हो, ताकि अगर कोई बात बुरी हो तो हम कुछ दबाव तो डाल पा रहे हैं। अब हम कोई दबाव नहीं डाल पा रहे पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि ना तो हमारा कोई व्यापार है उनके साथ, ना हमारा कुछ ज़्यादा एक्सचेंज है लोगों का, तो बातचीत ही बंद है। तो ये हमें नहीं करनी चाहिए थी। हमें कुछ एंगेजमेंट रखना चाहिए था ताकि हम कुछ इस वक्त दबाव डाल पाएँ उनके ऊपर। मतलब जो ये बात लगातार उठाई जा रही कि एकदम से जो हमने अलग थलग कर दिया, कोई संवाद ही नहीं हो रहा है, तो हमने जो एक प्रेशर टेक्टिक हम अपना सकते थे कि किसी मंत्री के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू या आर्मी से ही ऊपर से हम कहीं दबाव डालते कि ये चीज़ ठीक नहीं है, आप इसे कंट्रोल करिए, तो वो जो बिल्कुल ही बंद हो गया, क्या उसकी वजह से भी तनाव जो बढ़ा है इतना ज़्यादा? अब उनके पास कुछ लूज़ करने को नहीं है ना, क्योंकि आपके पास कोई लेवरेज नहीं रहेगा। जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस में कहते हैं कि हमारे पास कोई लेवरेज होता, लेवरेज नहीं है। उनके हालात और बद से बदतर होते जा रहे हैं। अब हमें ये भी नहीं कोशिश करनी चाहिए कि उनको इतना कमज़ोर कर दें कि वो हमारे लिए एक मुसीबत बन जाए, क्योंकि अगर पाकिस्तान में ऐसे अंदरूनी हालात बन गए तो और गुट बन जाएंगे, और हमलावर आ जाएंगे, और माइग्रेंट्स आ जाएंगे, रेफ्यूजी आ जाएंगे। तो हमारे लिए ये भी अच्छा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाए। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इस मसले को अगर हल नहीं भी कर सकते, कश्मीर के मसले को, तो एक तरह से फ्रीज़ कर दें। यहाँ पे जिस तरह से पहले था 70s में और ज़्यादातर 80s में भी, कि इस मामले को फ्रीज़ कर दें और चीज़ों पे बातचीत शुरू करें, जैसे वाजपेयी जी ने शुरू करने की कोशिश करी। तो पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की आर्मी के बीच में एक सेपरेशन करें कि भाई आवाम जो है, हम उसके ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम उनके दुश्मन नहीं हैं। जैसे एक गरीब किसान ने मुझसे कहा, पाकिस्तान रिपोर्टर उससे पूछ रहे थे कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, तो उसने कहा पाकिस्तान हमारा मुखालिफ है, हमारा दुश्मन नहीं है। हमें ये पाकिस्तानी लोगों को समझाना है कि हम उनके दुश्मन नहीं हैं। तो हमें इस तरह से हालात और ताल्लुक़ बनाने चाहिए उनके साथ, चाहे व्यापार से हो, चाहे एक्सचेंज से हो, चाहे वीज़ा के साथ हो, कि अब हमारे कोई ख़ास थे ही नहीं ताल्लुक़, तो अब हम क्या उसमें रोकें। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि काइनेटिक ऑप्शन है कि फ़ौज से हम कुछ करें। तो वो ऑप्शन जो है वो, उसमें हमारा भी नुकसान है। अगर हम पाकिस्तान का ब्लॉकेड करते हैं तो वो भी कराची की जगह हमारा बॉम्बे का ब्लॉकेड कर सकते हैं, हमारे भी लोग मारे जाएंगे, हमारी भी आर्थिक स्थिति, हमारी भी स्टॉक मार्केट पे इफेक्ट होगा, हमारी भी इकॉनमी पे इफेक्ट होगा। उनका तो होगा ही, हमारा भी होगा। तो और वो जो चीज़ जो मनमोहन सिंह कह रहे थे कि हम बढ़ते जाएंगे और हम ग्रो करते जाएंगे और ताकतवर हो जाएंगे, वो चीज़ रुक जाएगी। और अगर बहुत ही बुरी कोई चीज़ हो गई, परमाणु हथियार जैसे, तो फिर तो 100 साल पीछे चले जाएंगे। तो युद्ध तो एकदम अंतिम विकल्प है, मतलब कोई कुछ भी ऑप्शन जब नहीं बच रहा है तभी होना चाहिए। अदरवाइज तो हमारे पास तो प्रमाण है ना, हम देख सकते हैं अपने आसपास की दुनिया में कि जहाँ जो देश युद्ध में गए, फ़ायदा तो मेरे हिसाब से किसी का। हाँ, अगर कोई बहुत बड़ी चीज़ है तो युद्ध कर सकता है आदमी। अगर कोई बहुत बड़ा हमारे ऊपर घोर ख़तरा है हमारे जीवन पे या हमारे आर्थिक स्थिति पे, पर ऐसा घोर ख़तरा तो नहीं है। अब ये है कि गुस्सा तो आ रहा है, पर हमें भी सोचना होगा थोड़ा ठहराव के साथ कि हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से, और इस तरह से सरकार को भी तैयार करना होगा कि भाई अगर कुछ हुआ तो उसका क्या कीमत हो सकती है। मीडिया को भी एक ज़िम्मेदार रोल अदा करना पड़ेगा कि उनको समझाना पड़ेगा कि देखो इसके ये नतीजे हो सकते हैं। ठीक है, अगर करना चाहते हो तो करो जंग, पर इसके ये नतीजे होंगे। ये ना समझें कि भाई हमारे ऊपर कोई नतीजा नहीं होगा या हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। कितना नुकसान होगा, क्या उसकी पॉसिबिलिटीज़ है। सिर्फ फौजें नहीं सफ़र करती हैं, वो तो पूरा देश, और फौज भी तो हमारी जवान है। फौज भी हमारी है, बिल्कुल सही बात, हमारी जवान है। ये सिर्फ ना माना जाए कि वॉर फ्रंट पे वो ही लोग खड़े हैं, आप सब इम्पैक्ट होंगे उससे। और साहिर ने कहा भी है कि जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग मसलों का क्या हल देगी। बहरहाल लास्ट एक बातचीत मैं और ये करना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ तो हालात
काफ़ी बेहतर हैं, हम इकॉनमी में उनसे बहुत ज़्यादा आगे हैं, हमारा ग्रोथ रेट पाकिस्तान के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, हर लिहाज से पाकिस्तान तो कहीं भी स्टैंड नहीं करता है। पाकिस्तान के अंदर लोग इस चीज़ को कैसे एनालाइज कर रहे होंगे? मतलब मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि एक देश जहाँ की इकॉनमी इतनी बुरी हालत में है, जहाँ की पॉलिटिकल टर्मोइल इतना ख़तरनाक है, वहाँ के लोग क्या सपोर्ट कर रहे होंगे? आसिम मुनीर और उनके जो ये नेता है भड़काऊ बातें बोल रहे हैं, क्या उनके सपोर्ट में लोग होंगे वहाँ के? पाकिस्तान के जो लिबरल्स हैं, पाकिस्तान की जो एलीट है, इंटेलेक्चुअल हैं, वो तो ये जानते हैं इस बात को। आप जाके देख लीजिए यूट्यूब पे भी परवेज़ हुदबॉय के लेक्चर्स, या आप देख लीजिए इश्तियाक अहमद के, वो सब यही कह रहे हैं, वो आर्मी के ख़िलाफ़ हैं, वो कहते हैं डेमोक्रेसी आनी चाहिए, हिंदुस्तान से बेहतर होने चाहिए ताल्लुक़ात। हालांकि अब तो उनका भी चैनल ब्लॉक हो गया, परवेज़ हुदबॉय का भी चैनल ब्लॉक हो गया। 16 चैनल जो भारत ने ब्लॉक किए हैं उसमें, अब ये मुझे नहीं पता कि उन 16 में, क्योंकि आज सुबह मैं एक्सेस करने की कोशिश कर रहा था, परवेज़ हुदबॉय एक अमन के वो हैं सिपाही, उनका भी ब्लॉक हो गया है। हाँ, कई सारे। तो 16 चैनल ब्लॉक किए हैं भारत सरकार ने। पर बहुत सारी पब्लिक ऐसी है जो ख़तरे के वक्त, डर के वक्त अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ चली जाती है, बल्कि हो सकता है कि यही चाह रहे थे, ये बोला ही जा रहा है कि आसिम मुनीर यही चाहते थे कि मेरी इंपॉर्टेंस बनी रहे। अगर तो वो एक रिएक्शन तो हो रहा है, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि किसी वक्त भी हमला हो सकता है हमारी तरफ से, तो पब्लिक तो अपना बचाव करेगी, तो अपनी फ़ौज के साथ जाएगी। तो ये बातचीत थी, हमने समझने की कोशिश की कि क्या आगे हालात बन सकते हैं, जो आशंकाएं जताई जा रही हैं, जो हवा में बातें चल रही हैं, उनको हमने समझने की कोशिश की कि उनका तथ्यात्मक तरीके से अगर देखा जाए और एनालाइज़ किया जाए उसको बेहतर ढंग से, तो क्या परिस्थिति ज़मीन पे नज़र आ रही है, क्या क्या संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं। और बहुत अच्छे से मोहसिन साहब ने हमें समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया सर शो में आने के लिए, और उम्मीद करता हूँ कि हमारी ऑडियंस को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको लगा कि ये एपिसोड आपके लिए किसी भी तरीके से इम्पॉर्टेंट लगा आपको, या आपने कुछ इस एपिसोड से लिया है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, अपनी राय दें, इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय दें, और देखते रहिए जिस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया।